अच्छा, जिस तरह जब हम इलेक्ट्रिकल नेट जब हम इलेक्ट्रिकल नेट अगर कोई ये स्क्रीन ऑफ हो जाए या आवाज़ वो हो जाए ना, तो बता दीजिएगा। मेरे पास सारी डिवाइस चेंज है, इस पे थोड़ा सा मेरा हाथ नहीं बैठा हुआ। मैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर जो 3 बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे पास है। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग। उसके अलावा हमारे पास मैस है, और तीसरी चीज़ जो है हमारे पास फ्रिक्शन है। हम क्या करेंगे, हम एनालॉजी इस्तेमाल करेंगे किसके साथ, जो भी हमने इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स पढ़े हैं उनके साथ हम एनालॉजी इस्तेमाल करके कोशिश करेंगे कि उससे हम मैकेनिकल सिस्टम की मॉडलिंग के जो मेन तरीक़ेकार हैं उसको देखते रहें। तो आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, वो वहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ, एक एनालॉजी ड्रॉ करते हैं हम स्ट्रिंग और मैस और फ्रिक्शन की। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स के अंदर जो हमने इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर पढ़ा, उसके साथ एनालॉजी ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इसकी मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ, एक स्प्रिंग लेता हूँ। स्प्रिंग एक हमारे पास सिस्टम है। तकरीबन 2 घंटे की तो लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये एक स्प्रिंग है जो कि एक साइड से दीवार के साथ माउंटेड स्प्रिंग है। अब हम इसे एक एफ ऑफ टी फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। ये फोर्स, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर ये जो एफ ऑफ टी जो फोर्स है, ये बेसिकली हम कहते हैं कि ये राइट साइड पे फोर्स अप्लाई हो रही है। इसके राइट साइड पे फोर्स अप्लाई हो रही है। ये एक स्प्रिंग है जो कि एक दीवार के साथ, यानी कि एक रिजिड जगह के साथ माउंट हुआ है। सो व्हेन एवर वी अप्लाई फोर्स एफ ऑफ टी ऑन इट, देयर विल बी अ डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ टी इन द डायरेक्शन मेंशन्ड हियर इन ब्लू। सो हम कहते हैं कि जब भी हम एक एफ ऑफ टी अप्लाई कर रहे हैं, एक डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर जो है वो क्रिएट हो रही है। अब इसकी क्या नाम है, फोर्स वेलोसिटी की इक्वेशन लिखते हैं। कहाँ से लिखेंगे ये हमने फिजिक्स के अंदर अपना देख चुके हैं कि फोर्स वेलोसिटी जो है उसकी इक्वेशन किस तरीके से हमारे पास आएगी। वो ये है कि हमारे पास ये जो एफ ऑफ टी है, बेसिकली हम अल्टीमेटली क्या कर रहे होंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये जो 3 लॉज हैं फिजिक्स के, उनकी बेस पे हम ये इक्वेशन लिख रहे होंगे। ये जो एफ ऑफ टी है, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी के इंटेग्रल 0 से टी तक, 0 से टी तक v ऑफ टी डी टी। और इसी को अगर हम इंटेग्रल वेलोसिटी का जो इंटेग्रल है, यानी कि अगर हम एक डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। अदर वे अराउंड, अगर हम वेलोसिटी का इंटेग्रल लें तो हम डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच जाएंगे। तो इसकी जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी, वो हमारे पास बन जाएगी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू के इंटू एक्स ऑफ टी।
ये एक्स ऑफ टी क्या है? ये एक्स ऑफ टी जो है वो ये वाली डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्स ऑफ टी, यानी कि जो हमने फोर्स अप्लाई की, एक के हमारे पास हमने एक स्प्रिंग कांस्टेंट रखा है, जैसे आप पढ़ते हैं कि एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसके अलावा जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट, इनका रिलेशनशिप हमें एक स्प्रिंग के केस में मिल गया है। इसी तरीके से अगर लेट से हम एक इसी तरीके से हम हमारे पास एक और इसके अंदर चीज है, ये एक दीवार के साथ एक रिजिड जगह के साथ ये अटैच हुआ हुआ है, इसके साथ ये एक डैम्पर है। इसको फिलहाल आप डैम्पर को उस तरीके से देख लें कि आपने देखा होगा कि अक्सर दरवाजों के पीछे जो है वो डैम्पर लगे होते हैं, जो दरवाजे को जो है ओपन, दरवाजे को बंद करवा देता है। तो उस डैम्पर के लिहाज से इसको देखते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास एक फोर्स आ रही है, इसके अंदर हमारे पास जो फोर्स है वो इस तरफ अप्लाई हो रही है, एफ ऑफ टी, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है इसके अंदर वो भी हम यहाँ से देख रहे हैं, इसी साइड के ऊपर देख रहे हैं कि एक एक्स ऑफ टी, हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट, इस फोर्स की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें नजर आ रही है। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो फोर्स है इसका एक्सप्रेशन आ जाता है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ वी ऑफ टी। यानी ये एफ वी क्या है आपके पास? ये एफ वी बेसिकली आप कह लें कि फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है एफ वी, कि जब भी हमारे पास विस्कस डैम्पर आएगा, जो कि आगे चल के हम बेसिकली ये जमीन या जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा सिस्टम प्लेस होगा, उसकी और उस ऑब्जेक्ट या उस मैस की दरमियान की जो फ्रिक्शन होगी उसे हम एफ वी से मॉडल करेंगे। अभी जैसे हम आगे चल के एक अदा करते हैं तो ये चीज़ साथ में क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे जो वी ऑफ टी है, वी ऑफ टी हमें पता है ये क्या चीज़ है, ये जो है ये डेरिवेटिव की इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट के। तो अल्टीमेटली चूंकि हम डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में हासिल करना चाह रहे हैं इक्वेशन, तो ये डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी हो एक्सक्यूज मी जाएगा आपके पास। जी। सर, ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है ये ज़रा कम समझ में आई, क्योंकि एक साइड पे जो यूनिट है वो न्यूटन बन जाएगी, दूसरी साइड पे न्यूटन के साथ ये वेलोसिटी की भी यूनिट आएगी, तो ये ज़रा कंफ्यूजिंग होगी सर। आप एक दफ़ा प्लीज़ दोबारा अपनी बात पूरी करें। सर, जो क्या है ऊपर कि वाली इक्वेशन है ना सर, इसमें यूनिट्स का कंपेयर करें तो ये सेम नहीं होती है। यूनिट से मुराद आपकी एफ एफ इज इक्वल टू एफ वी इंटू वी टी वाली जो यूनिट्स हैं वो कह रहे हैं? जी सर, जी सर। अच्छा, अच्छा, इसमें ऐसे है कि ये देखते हैं आप यहाँ से, जो आपके पास इसके अंदर वेलोसिटी है, ये इसका यूनिट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिट इसका आ गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही यूनिट हो गया ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी का आ गया हमारे पास मीटर पर सेकेंड यूनिट आ गया। जो एफ वी है, एफ वी हमारे पास न्यूटन सेकेंड पर मीटर है, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर मीटर है। तो आप अगर देखें तो इसमें m जो है, इसको मैं सीधा करके लिखता हूँ, न्यूटन सेकेंड पर मीटर। अब अगर यहाँ से आप देखें तो जो इधर इसके अंदर मीटर नीचे है, इसके अंदर मीटर ऊपर है, तो मीटर मीटर से कट जाएगा, इसमें सेकंड नीचे है, इसमें सेकंड ऊपर है, सेकंड सेकंड से कट जाएगा, तो अल्टीमेटली सिर्फ न्यूटन ही रह जाएगा। तो फोर्स हमारे पास न्यूटन के अंदर ही है, तो उस हिसाब से इसका जो यूनिट्स हैं वो बैलेंस्ड हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने इक्वेशन हासिल कर ली किसके दरमियान, फोर्स एफ ऑफ टी और एक्स ऑफ टी के दरमियान हमने इक्वेशन हासिल कर ली कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट बन रही है उनके दरमियान क्या इक्वेशन है।
अच्छा, अब इसको इसकी साथ साथ ना हम इम्पीडेंस भी देखते हैं उसके अंदर, जो जी एस डोमेन के अंदर इसकी इम्पीडेंस भी देखते हैं। हमें पता है जहाँ पर डेरिवेटिव है एस डोमेन के अंदर, हम सिंपल वहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये तो चूंकि कांस्टेंट है हमारे पास, ये एज इट इज रह जाएगा एफ ऑफ वी। इस पूरे की जगह ये जो डेरिवेटिव वाली चीज़ है, इस पूरे की जगह हम इसको अगर लैप्लास डोमेन में लेके जाएं तो जहाँ पे डेरिवेटिव है उसके साथ एक एस आ जाता है। तो हम इस पूरे को अगर इम्पिडेंस के अंदर ना देखना चाहें तो इस पूरे की इम्पिडेंस बन जाएगी। अच्छा, पहले हम ये चीज क्लियर कर लें कि इम्पिडेंस है क्या। अगर एक दफा दोबारा चलते हैं वहां पे, हम कहते हैं ओहम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, आर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर हमारे पास हो जाएगा V डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास इम्पिडेंस है। इस चीज को जहन में रखते हुए हम इसके साथ थोड़ा सा ये करते हैं कि ये जहाँ पे डेरिवेटिव था हमारे पास, इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाते हैं। तो जहाँ पर डेरिवेटिव है आपके पास, ये आ जाएगा s इंटू एक्स ऑफ s, अज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशंस। वो हमें पता है कि जब तक अगर इनिशियल कंडीशंस गिवन ना हो तो वी ऑलवेज अज्यूम जीरो इनिशियल कंडीशंस। अब चूंकि इसके अंदर जीरो इनिशियल कंडीशंस हमने अज्यूम की हैं, तो ये आपके पास बन गया f। अब ये f जो है ये भी f ऑफ s हो जाएगा, क्योंकि हम लैप्लास में चले गए। f ऑफ s इज इक्वल टू एफ वी इंटू एस इंटू एक्स ऑफ एस। तो अगर आप एक्स ऑफ एस को दूसरी साइड पे ले जाएं तो एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू एफ वी इंटू एस। ये हमारे पास आ गया, और ये इम्पिडेंस भी है। अगर आप बाद में बुक फॉलो कर रहे होंगे, जो इम्पिडेंस के कॉलम के अंदर विस्कस डैम्पर के केस में उन्होंने एफ वी ऑफ एस लिखा हुआ है कि इम्पिडेंस जो है वो इसकी एफ वी ऑफ एस है। तो ये बेसिकली यहाँ से आई है। अब जो तीसरी इक्वेशन हमारे पास है वो हमने लिखनी है सिंपल मैथ्स के लिए। लेट से हमारे पास एक मैथ्स है, एक मैथ्स एम है, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है एफ ऑफ टी, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसकी वजह से कोई क्रिएट हो रही है, वो है एक्स ऑफ टी। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके तहत हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू एम में होता है। ये चूंकि टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू mass इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव। अब हमें अल्टीमेटली इक्वेशन जो है वो एक्स ऑफ टी की फॉर्म में चाहिए। सो एफ ऑफ टी विल बिकम एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एम डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हम इसे लैप्लास डोमेन में लिखना चाहें, लैप्लास डोमेन में हमारे पास ये बन जाएगा एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एम एस स्क्वायर ऑफ एस। जब आप x को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इम्पिडेंस निकालने के लिए, तो इसकी जो इम्पिडेंस है हमारे पास, इसकी इम्पिडेंस आ जाएगी एम एस स्क्वायर। ये इम्पिडेंस आ जाएगी इस केस में। अब ये क्या हमने अभी तक किया है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा पहले समराइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे जो इम्पिडेंसेस हैं हमारे पास, एक ऐसे करते हैं इम्पिडेंस। सर ये एम स्क्वायर के बाद एक्स ऑफ एस नहीं आएगा ये जहाँ? एक्चुअल में एक्स ऑफ एस ही है, मैंने डायरेक्ट लिख दी है यहाँ पे कि इसको, इसका मतलब भी ये है, जो मैंने लिखी है चीज, इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू एम एस स्क्वायर। ठीक है, एफ ऑफ टी की हम लेप्लास में ले गए, दोनों एक्स को भी लेप्लास में ले गए, और एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस ऑफ एक्स हमने निकाला
एक्स ऑफ एस निकाला तो एम एस स्क्वायर आ गई, ये हमारे पास इम्पिडेंस आ गई। तो इसको कंक्लूड अगर हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपने इम्पिडेंसेस देखनी हो, कंपोनेंट और इसकी इम्पिडेंस, तो कंपोनेंट और इसकी इम्पिडेंस जो है वो हमारे पास क्या आएगी, जो कंपोनेंट और इम्पिडेंसेस हैं हमारे पास वो इस तरीके से होंगी कि कंपोनेंट्स हमारे पास अगर तो 3 बजे होती है बेटा लैब, वही सामने वाली लैब में होगी। अच्छा, अगर हमारे पास लेट से स्प्रिंग है, कंपोनेंट हमारे पास स्प्रिंग है, तो इसकी जो इम्पिडेंस है वो सिंपल सिर्फ के आ जाएगी। के से मुराद क्या है, जो टाइम स्प्रिंग का कोफिशिएंट है के, वो वाला के। उसके बाद अगर हमारे पास दूसरी चीज है विस्कस डैम्पर, विस्कस डैम्पर, इसके केस में हमारे पास जो इम्पिडेंस है वो आ जाएगी एफ वी इंटू एस। इसी तरीके से अगर हमारे पास मैस है तो इसकी इम्पिडेंस लैप्लास डोमेन के अंदर एम एस स्क्वायर आ जाएगी। अब ये जो हमने पूरा किया है इसको आप एट द एंड आपने अगर ये टेबल कॉम्प्रिहेंड कर लिया कि अगर स्प्रिंग है हमारे पास तो के, अगर विस्कस टेम्पर है तो एफ वी इंटू एस, एफ वी के, एफ वी और एम, ये तीनों चीजें कांस्टेंट हैं। तो उस हिसाब से हम आगे चलते हैं, इसकी अभी आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि हमें इसका क्या फ़ायदा हासिल हुआ है जो हमने इतनी बड़ी साइंस बनाई है। लेट्स से सर एफ किस कांस्टेंट को डिनोट कर रहे हैं? फ्रिक्शन ये को? बेसिकली हमारे एलसीएस के कोर्स की हद तक हम इसे जस्ट फ्रिक्शन लेंगे। लेट्स से आपके टेबल के ऊपर जो है वो एक कॉपी पड़ी हुई है और उस कॉपी जो है वो एक रिजिड मैस है, आप उसे पुश करते हैं आगे को, तो उस कॉपी और उस टेबल के दरमियान की जो फ्रिक्शन है ये बेसिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके सर। एक एग्जांपल देखते हैं इसकी कि ये जो हमने अभी किया है इसका कोई फायदा भी है, ये क्या हो रहा है, इससे क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। एग्जांपल हमारे पास ये है कि हमारे पास एक साइड जो है इस सिस्टम की वो दीवार के साथ माउंटेड है, रिजिड जगह के साथ माउंटेड है, एक स्प्रिंग लगा हुआ है और एक जो है मैस की फ्रिक्शन है सरफेस के साथ। ये एक फ्रिक्शन, ये बुक में एग्जांपल भी है अगर आप साथ में बुक फॉलो करना चाहें या बाद में करना चाहें। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। से पहले इसको हम इसके ऊपर फोर्स भी दिखा दें, ये एफ ऑफ टी है, इनपुट है, और ये जो है ये एक्स ऑफ टी। अरे बस खाली तो हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट
ओवर इनपुट। एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय इनपुट फोर्स। इस सिस्टम के लिए हमें ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। अब अगर आप ये सिस्टम देखें, ये जो सिस्टम है इसको मैं एक और तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। सर इसको आपने एक्स ऑफ एस एंड डिवाइड बाय एफ ऑफ एस क्यों लिखा सर? सर इसकी समझ नहीं आई। मैं आपको बताता हूँ क्यों क्यों लिखा है। लेट्स से ये आपकी एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर ये मैस पड़ा हुआ है m, इसको मैं वो कर देता हूँ, ये एक मैस है m, ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है जो इसके साथ अटैच है, ठीक है। अब इस स्प्रिंग को मैं खींचता हूँ, यानी कि फोर्स देता हूँ, ये मैं इसको हाथ से पकड़ के खींच रहा हूँ, इसको एक फोर्स दे रहा हूँ एफ ऑफ टी। इनपुट है, ये इस सिस्टम की इनपुट है, मैं इसे पकड़ के खींच रहा हूँ। अगर ये सिस्टम की इनपुट है तो इस इनपुट की वजह से सिस्टम के अंदर कोई आउटपुट आ रही है, वो आउटपुट ये है एक्स ऑफ टी, यानी कि ये जो मैस है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रही है। इसके अंदर चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ टी पैदा हो रही है, हमें पता है ट्रांसफर फंक्शन क्या चीज होती है। ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास होता है आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है। तो बेसिकली ये टाइम डोमेन में था, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्स ऑफ एस ऊपर इसलिए आया है कि ये आउटपुट है। ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट ओवर इनपुट, तो बेसिकली ये हमारी आउटपुट है और ये हमारी इनपुट है। इस वजह से मैंने इसे एक्स ऑफ एस डिवाइड बाय एफ ऑफ एस लिखा है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो ब्लैक में मैंने सिस्टम ड्रॉ किया है ना और रेड में ड्रॉ किया है, ये दोनों सेम है। सेम कैसे हैं कि ये जो आपके पास स्प्रिंग लगा हुआ है, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है के, और जो इस सरफेस और इस ब्लॉक के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसे हमने एफ वी से मॉडल किया हुआ है। तो इस तरह पूरे रिजिड ब्लॉक के ऊपर रख के आप उसको बना दें, ये सारा रिजिड ब्लॉक है, ऊपर भी नीचे भी सारा। अगर इस पूरे रिजिड ब्लॉक के ऊपर रखते हैं, या फिर जो रेड में बनाया हुआ है जिसके अंदर एक यहाँ पर हमने के लिखा और एक हमने ये एफ वी बना दिया, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। ये मैस के ऊपर एक स्प्रिंग और एक एफ वी, ये दोनों मिलके एक मैस को खींच रहे हैं उस साइड पे। अब करना क्या है, अब बेसिकली ये करना है कि क्वेश्चन हमें क्या गिवन था, यहाँ पे हमने लिखा फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम। ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट, यानी कि हमने अल्टीमेटली इसको ये करना है कि हमने इस ब्लॉक तक पहुंचना है कि हम मैथमेटिकली एक सिस्टम को एक इनपुट दें, ये उसका ट्रांसफर फंक्शन है, कुछ भी ट्रांसफर फंक्शन है। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है 1ms² प्लस एफ वी ऑफ एस प्लस के, ये आउटपुट है कि हमने इसको एफ ऑफ एस, अगर हमने इसको इनपुट दी तो इसने हमें एक्स ऑफ एस जो है वो आउटपुट दे दी। आउटपुट और इनपुट की फॉर्म में हमने इस सिस्टम को मॉडल करना है। अब ये ट्रांसफर फंक्शन जो बीच में बना हुआ है, इसी के ऊपर हम मुस्तकबिल में चल के डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स, कंट्रोल की टेक्निक्स वगैरह हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको किस तरीके से स्टार्ट करें। यहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले इस तरह की चीज़ों की बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम जो है फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं कि जी ये मेरा मैथ था, ये एक हमारे पास मैथ था m,
इसके ऊपर हम देखना स्टार्ट करते हैं कि हमें किस किस किस्म की इस मैथ के ऊपर फोर्सेस करना पड़ा। एक सबसे पहली फोर्स जो हमने राइट साइड पे लगाई वो है एफ ऑफ टी। ये वो फोर्स है जो हमने सिस्टम को इनपुट दी, खुद पकड़ के हमने मैथ को खींचा। एफ ऑफ टी एक तो ये फोर्स होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी जो मैंने बना दी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट ये वैसे यहाँ पे दिखाने के लिए एक डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है। अगर आप स्टार्ट में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द फोर्स ले लें तो अल्टीमेटली माइनस साइन आ जाएगा, तो बात उस सूरत में भी क्लियर हो जाएगी। ये जस्ट एफ ऑफ टी दिखाया हुआ है कि इस साइड को एफ ऑफ टी मूव कर रहा है, सॉरी एक्स ऑफ टी मूव कर रहा है। अब हमने इस मैस एम के ऊपर जब एफ ऑफ टी फोर्स लगाई तो आपके ख्याल में कौन कौन सी फोर्सेस थी जो इस मैस को इस फोर्स के अगेंस्ट अपोज कर रही थी। यानी कि जब हमारा ये मैस एम एक सरफेस पे पड़ा हुआ था, जब इसको हम खींच रहे थे या इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो इस फोर्स के अगेंस्ट एक्ट कर रही थी। एक तो सबसे पहले इसके हाँ जी, एक फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी। एक हमारे पास आ जाएगी सबसे पहले, कहते हैं जी फ्रिक्शन थी, जो उसकी सरफेस और उनके दरमियान फ्रिक्शन थी, वो हमें एफ वी ऑफ एस, ये हम ऊपर मॉडल कर चुके हैं कि इम्पिडेंस क्या होगी। या चलें अभी इसको, आप थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी, इसको पूरा लिख लेते हैं। एफ वी के आगे हमने क्या लिखा था, एफ वी टी एक्स ओवर टी, एक्स टी का डेरिवेटिव, ये हमारे पास आ जाएगी एफ वी डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी। एक ये फोर्स आ गई, इसके अलावा भी क्या कोई फोर्स होगी? स्प्रिंग की होगी और एक मैस की अपनी। हाँ जी, एक स्प्रिंग की फोर्स आ जाएगी हमारे पास। स्प्रिंग की क्या फोर्स है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो के स्प्रिंग कांस्टेंट है वो भी इस मूवमेंट को अपोज करेगा जो एफ ऑफ टी मूवमेंट दे रही है। तो उसको हमने ऊपर लिखा है एक्स इंटू के इंटू एक्स ऑफ टी। दो तो ये आ गई। तीसरी तीसरी क्या होगी जो फोर्सेस को अपोज कर रही होगी? तीसरी जो है वो मैस की वजह से इसकी अपोजिशन हो रही होगी। जो इसका अपना मैस है एम, ये इसकी हमने ऊपर जो इक्वेशन निकाली वो है हमारे पास एम एस स्क्वेयर एम इंटू एक्स का सेकंड डेरिवेटिव। क्योंकि फोर्स है ना फ्री बॉडी डायग्राम, इसकी दोनों साइड्स पे फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं। अगर आप इनके यूनिट्स निकाल के देखें तो एट द एंड यू विल रीच टू न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गया m इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ t। तो इस के ऊपर जो है ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब हमें पता है कि सम ऑफ फोर्सेस जो हैं एक डायरेक्शन में इज इक्वल टू सम ऑफ फोर्सेस ऑन द अदर डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम उसका जो सम न्यूटन लॉ क्या कहता है कि ऑल फोर्सेस का जो सम है वो इक्वल टू जीरो होता है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन बनेगी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू m second derivative of x of t plus fv first derivative of x of t plus k into x of t। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जो कि इस सिस्टम को मॉडल कर रही है। सो इफ समवन आस्क यू that which equation is actually modeling this system, तो उसका आंसर आपके पास ये होगा कि this particular differential equation is the mathematical model of this system। अच्छा, अब दूसरा तो हम इसमें क्या देखते हैं,
ये जो इक्वेशन है कि दोनों साइड पे लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। अब जब इसके ऊपर हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म ले ली तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, एफ ऑफ टी जो है वो एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जीरो इनिशियल कंडीशंस अज्यूम की हुई है तो m के साथ s स्क्वायर आ जाएगा, m s स्क्वायर x ऑफ s प्लस सेकंड है एफ वी, x का एक डेरिवेटिव है तो हमारे पास आ जाएगा एफ वी s और x ऑफ s प्लस k, इसका डेरिवेटिव नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस k इंटू एक्स ऑफ s। अब अगर आप इसमें से x ऑफ s कॉमन ले लें सारी इक्वेशन में से तो आपके पास आ जाएगा f ऑफ s इज इक्वल टू एम एस स्क्वायर प्लस एफ वी एस प्लस के, और x ऑफ s जो है वो इस पूरी इक्वेशन का कॉमन है। तो हमें आउटपुट ओवर इनपुट चाहिए। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट। तो x ऑफ s इधर ही रहने दें आप, दिस विल इम्प्लाई x ऑफ s इज इक्वल, x ऑफ s डिवाइडेड बाय f ऑफ s इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एम एस स्क्वायर प्लस एफ वी एस प्लस के। तो ये हमारे पास जो है ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा, ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन बन गया किसका, जो सिस्टम स्टार्ट में हमें गिवन था उसका ट्रांसफर फंक्शन बन गया हमारे पास ये। अच्छा अब इसके अंदर ना यहीं पर देखना चाहिए या बाद में देखें चलें एक दूसरी एग्जांपल करते हैं, 2 मूवमेंट्स वाली, उसके बाद देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि आसानी हमें कहाँ पर हुई है। सर ये रिपीट कर रहे हैं, इसका ओवरव्यू दे दें सर 1-2 मिनट में। हमारे पास एक मैकेनिकल सिस्टम गिवन था। मैकेनिकल सिस्टम क्या था, we have a mechanical system in which we have a mass m, or this mass is connected with a spring which has spring constant k. A friction is modeled with Fv. We are applying a force F of t on it, and as a result of this force, this mass is moving in right direction and the displacement is x of t. ये हमारे पास जस्ट एक मैकेनिकल सिस्टम है हमारे पास। अल्टीमेटली हमने क्या करना है, ये जो मैकेनिकल सिस्टम है, मतलब आज से लेट से जब हम 4-5 लेक्चर और पढ़ चुके होंगे, हमने इस मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर कुछ कंट्रोल की कोई टेक्निक्स वगैरह अप्लाई करना होगा, कुछ हमें इसे कंट्रोल करना होगा। अब मसला ये है कि मैकेनिकल सिस्टम जो है उसको डायरेक्ट तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब सब पहले उसका कोई मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, उसकी कोई इक्वेशन लेंगे जो इक्वेशन उसको मॉडल कर रही होगी, उस इक्वेशन के बाद हम इस पोजीशन में आएंगे कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल की टेक्निक वगैरह अप्लाई कर सकें। ठीक है, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, हमारे पास वी हैव अ मैकेनिकल सिस्टम एंड वी आर, यस सर जो आपने ऊपर बॉक्स के अंदर जो 1/, के फॉर्म में लिखा था, एक्चुअली वो हमारे पास जो आपने ट्रांसफ़र फंक्शन बताया था वही आया ना सर। तो इसका मतलब है जो कंट्रोल सिस्टम में जो हम लगाएंगे वो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा हमेशा, जो कंट्रोल करेंगे हमेशा, जिसके ज़रिए से हम कंट्रोल करेंगे वो ट्रांसफ़र फंक्शन के पैरामीटर्स होंगे। बेसिकली जो ये इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, ये जो अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो इक्वेशन है ना हमारे पास, दिस इक्वेशन is the mathematical model of that mechanical system. अगर आपने सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडल लिखना है तो वो ये है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन उस सिस्टम को मॉडल कर रही है। हम इसे ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में क्यों लेकर गए हैं, जो एंड पे हमने ये निकाला, ये जो स्टार्ट में मैंने आंसर लिख दिया था, ये
हम इसे ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में इसलिए लेकर गए हैं जब एक सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में होता है ना, उसकी बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए देखना बड़ी आसान हो जाती हैं। उसके पोल, जीरो, स्टेबिलिटी, उसके ऊपर कंट्रोलर अप्लाई करना, दिस एंड दैट। तो हम वो अपनी आसानी के लिए उसको ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में ले जाते हैं। वरना बेसिकली जो इसका मैथमेटिकल मॉडल है वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस सिस्टम को मॉडल कर रही है कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज मैथमेटिकली एक्सप्लेनिंग दैट मैकेनिकल मॉडल। अच्छा, अब ये यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम था। इस सिस्टम को हमने क्या किया, इस सिस्टम का हमने देखा कि जो मैस है इसके ऊपर टोटल कितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। हमने देखा जी एक एफ ऑफ टी है जो हम खुद लगा रहे हैं, ग्रीन कलर में यहाँ पे लिखी हुई है। एफ ऑफ टी इज द एक्सटर्नल या अप्लाइड इनपुट या अप्लाइड फोर्स, ये हमारी इनपुट है। ड्यू दिस इनपुट एक्स ऑफ टी इज द आउटपुट, द डिस्प्लेसमेंट इज आउटपुट। ये जो हमारे पास एक्स ऑफ टी है ये आउटपुट है। अब हम देख रहे हैं कि इस मैस के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस किस तरफ से अप्लाई हो रही हैं। तो इसके ऊपर हमने देखा कि 3 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक फोर्स क्या है, फ्रिक्शन की वजह से, जिस सरफेस पे पड़ा हुआ है उसकी और मैस के दरमियान की जो आपसी फ्रिक्शन है उसको हमने एफ ऑफ वी से रिप्रेजेंट किया। दिस मैस इज कनेक्टेड विद स्प्रिंग, सो द स्प्रिंग कांस्टेंट इज के। तो दूसरी जो फोर्स है वो के टू एक्स ऑफ टी अप्लाई हो रही है इसके ऊपर। और जो थर्ड फोर्स है, थर्ड फोर्स जो है वो एफ इज इक्वल टू एम ए, आपने पढ़ा हुआ न्यूटन का लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी, वेलोसिटी से हम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव लें तो एक्सेलरेशन आ जाता है। तो थर्ड फोर्स जो है वो मैस के अपने की वजह से आ रही है। तो इसके ऊपर ओवरऑल एक अप्लाइड इनपुट और 3 रेजिस्टिव फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये तमाम फोर्सेस इसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं। अब सर ये न्यूटन जो का क्या जी, सर जो मास की वजह से जो फोर्स लग रही है ये तो वैसे देखा जाए तो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड होना चाहिए था, लेकिन आपने लेफ्ट साइड पे ले लिया, तो ये थोड़ा कम समझ में थोड़ी सी कम समझ आ गई सर। बेसिकली जो मैस की आप कह रहे हैं जो फोर्स है, आप ये समझ लें कि हमने इसके 2 कंपोनेंट्स बना लिए हैं। हम इसका फिलहाल सिर्फ अपनी आसानी के लिए जो कंपोनेंट देख रहे हैं वो हमारा जो लेफ्ट साइड वाला कंपोनेंट है वो हम इसके अंदर देख रहे हैं। सर अटेंडेंस रिपोर्ट करें, यहाँ पे नेट का इशू है सर, तो नहीं चल रहा है नेट सर, क्लास नहीं ले सकते। वो इनसाइट के ऊपर अटेंडेंस आ गई है आप लोगों की, वो मुझे एंड में पता चल जाएगा। तो आप फिलहाल इसको ये देख लें कि अगर आप इसको ग्रेविटी से क्या नाम है, 2 चीजें हैं ना, ग्रेविटी से अगर मैस, अगर एक मैस है उसको आप राइट साइड पे फोर्स लगा रहे हैं या लेफ्ट साइड पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अंदर भी तो एक्सेलरेशन पैदा होती है। वो जी के अलावा एक्सेलरेशन होती है। वो आप इसको वो वाली एक्सेलरेशन समझ लें, इसको उस तरह से मॉडल कर लें। तो न्यूटन लॉ हमें क्या कहता है कि सम ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इक्वल टू 0 हैं, यानी कि जो राइट साइड पे फोर्सेस लग रही हैं दे आर इक्वल टू द फोर्सेस अप्लाइड ऑन द लेफ्ट साइड। तो एफ ऑफ टी इक्वल हो गया m सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ t, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ t फ्रिक्शन के साथ, और एंड में k x ऑफ t। इसका लैप्लास लिया हमने दोनों साइडों पे, x ऑफ s को कॉमन ले लिया और आउटपुट ओवर इनपुट हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन की जो फॉर्म बन गई वो हमारे पास ये रिजल्टेंट इसका आंसर। और यही हम चाह रहे थे क्वेश्चन के अंदर कि ट्रांसफर फंक्शन निकालना है हमने आउटपुट ओवर इनपुट। एक और एग्जांपल हमारे पास जो है वो ये है कि हमारे पास एक सिस्टम है, इसके अंदर 2 मैसेज पड़े हुए हैं, M1
और M2। एक स्प्रिंग इस साइड पे लगा हुआ है, एक स्प्रिंग ये लगा हुआ है, एक स्प्रिंग इन दोनों के दरमियान लगा हुआ है, और एक विस्कोस डैम्पर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। अच्छा, इनके नाम भी रख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। ये आ गया हमारे पास K1, ये हमारे पास आ गया FV3, ये आ गया हमारे पास K2, और ये हमारे पास आ गया K3। इसके साथ साथ जो सरफेस और मैश के दरमियान की जो फ्रिक्शन है वो FV1 और FV2 के साथ हमने मॉडल की हुई है। तो ये हमारा सिस्टम है। अच्छा, अब इस सिस्टम के अंदर जो इनपुट है वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है, एफ ऑफ टी, यानी कि M1 के ऊपर इनपुट अप्लाई हो रही है, और जो आउटपुट हम देख रहे हैं वो ये है एक्स ऑफ टी। ये एक्स ऑफ टी हमारे पास आउटपुट है। इसी तरीके से इसकी भी डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं, फिर आगे चल के देखते हैं कि एक्स ऑफ टी मूवमेंट, दोनों मूवमेंट्स जो हैं वो हमने इस साइड पे ही अज्यूम की हैं, राइट साइड पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फाइंड ट्रांसफर फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास फाइंड ट्रांसफर फंक्शन x2 ऑफ s डिवाइडेड बाय f ऑफ s। ट्रांसफर फंक्शन हमने क्या फाइंड करना है? ट्रांसफर फंक्शन हमने जो सेकंड मूवमेंट है हमारी, यानी कि जो M2 वाले ब्लॉक की मूवमेंट है, इसको हम एज आउटपुट कंसीडर कर रहे हैं, और इनपुट हमारे पास एफ ऑफ एस भी है। तो ऐसे भी हो सकता है आपके पास कि आपको जो ट्रांसफर फंक्शन निकालना हो वो x1 ओवर f निकालना हो। मतलब इट डिपेंड्स, आपको क्वेश्चन में बताया गया होगा कि हमें कौन सी मूवमेंट जो है वो हम एज आउटपुट मूवमेंट ले रहे हैं। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन में बताया हुआ है हमें कि हम x2 जो है इसको आउटपुट ले रहे हैं, इसलिए जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो x2 डिवाइडेड बाय f होगा। अच्छा सर अच्छा, वो इसमें अब हमने डायग्राम एक्स दिखा दे जरा दोबारा से प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम जी। आप अच्छा, ये अब हमारे पास डायग्राम गिवन है, हमने इसका x2 डिवाइड बाय f निकालना है इसके अंदर। तो अभी तक जो हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि हम क्या करते हैं कि एक मैश पकड़ते हैं, उसके ऊपर टोटल सम ऑफ फोर्सेस देखते हैं, उसकी इक्वेशन निकालते हैं, उसको लैप्लास डोमेन में ले जाते हैं और ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या मसला बना है, यहाँ पे हमारे पास दो मैसेज आ गए हैं, मूवमेंट्स दो आ गई हैं और एक फोर्स है। अगर इसको थोड़ा सा हम, जैसे यहाँ पे मैं इसको इसमें बनाता हूँ डॉटेड में, अगर आप याद करें इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के अंदर जब हमारे पास इस तरह का कोई सिस्टम आया था जिसके अंदर आपके पास दो लूप्स बन गए थे, एक I1 और एक I2, तो हमने ये बात कंक्लूड की थी कि अब चूंकि हमारे पास दो लूप्स बने हुए हैं तो हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी जो इस सिस्टम को मॉडल कर रही होंगी। अब वही सेम बात यहाँ पर भी हम देखते हैं। वो क्या है, वो ये है कि आपके पास जो सिस्टम है उसमें दो मासेस लगे हुए हैं, दो मूवमेंट्स हैं, तो एक इक्वेशन से तो ये मॉडल हो नहीं सकता, दो इक्वेशन से मॉडल करना पड़ेगा हमें इसको। तो जब हम इसको दो इक्वेशन से मॉडल करेंगे तो हम दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे। दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सुपरपोजिशन इस्तेमाल करेंगे कि सबसे पहले हम M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। M1 के लिए जो डायग्राम बनाएंगे हम M1 के लिए, उस सूरत में हम क्या अज्यूम करेंगे, विल अज्यूम दैट M2 इज एट रेस्ट। M2 मैस जो है वो रेस्ट पे है, यानी कि x2 0 है। सिर्फ M1 अगर मूव कर रहा है उसकी वजह से M1 के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ M1 की मोशन है, अगर हमारे पास सिर्फ M1 की मोशन है, डायग्राम पे चलते हैं दोबारा, अगर सिर्फ M1 की मोशन है तो इसके ऊपर हमारे पास फोर्सेस लग रही होंगी कौन कौन सी जी, एक ये वाली फोर्स लग रही होगी, एक ये वाली फोर्स लग रही होगी, एक ये वाली फोर्स लग रही होगी और एक ये वाली फोर्स लग रही होगी। यानी कि हमारे पास इसके ऊपर 1 2 3 4 5 फोर्सेस लग रही होंगी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। एक सबसे पहले तो हम इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ये है जो कि इनपुट फोर्स है एफ ऑफ एस। आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके। अब इस फोर्स की वजह से जो पहला स्प्रिंग है K1 वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है और वो फोर्स है हमारे पास K1 इंटू X1। एक फोर्स फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, वो फोर्स क्या है, वो नीचे सरफेस और उस मैस के दरमियान की फ्रिक्शन की वजह से है, और वो आ गई हमारे पास FV1 इंटू S इंटू X1। इसके अलावा जो हमारे पास अच्छा, इसके अलावा जो इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है वो M1 की वजह से फोर्स है,
तो ये हमारे पास आ गई m1 s² इंटू x1। अच्छा, अब इसके अलावा जो फोर्सेस लग रही हैं वो दो फोर्सेस इस साइड से हैं। ये है FV3 की वजह से, FV3 SX1, और एक और फोर्स वो भी इस तरफ से लग रही है, वो है K2 X1। ठीक है, ये जो फोर्सेस लग रही हैं इसके अंदर कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछें, फिर अगला इसका पार्ट करते हैं। इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी को निगलेक्ट कर देते हो? हाँ जी, हम उसको ये कहते हैं कि चूंकि जो जिस सरफेस के ऊपर मैस जो है वो ट्रेवल कर रहा है, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो हम चूंकि ये लीनियर कंट्रोल सिस्टम का कोर्स पढ़ रहे हैं, जो इस तरह की नॉन लीनियरिटीज जो चीजें कॉज करती हैं उनको फिलहाल हम इग्नोर कर देते हैं, और दूसरा ये अज्यूम करते हैं कि जी जो सरफेस है उसके ऊपर तक की जो फ्रिक्शंस हैं वो हम जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। बाकी जो फ्रिक्शंस हैं और भी हो सकती हैं, इसमें एयर की फ्रिक्शन हो सकती है और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शन हो सकती हैं, उनको हम फिलहाल जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। उनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट भी नहीं है इसके ऊपर, इसलिए हम उनको जो है फिलहाल इग्नोर। एक और चीज़ इसके अंदर हम ये कहते हैं कि जो मैस है, ये मैस रिजिड मैस है, यानी कि इसके एक तरफ से अगर आप जोर लगाएं तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये मैस कंप्रेस हो जाए। ये एक रिजिड बॉडी है, मतलब अगर आप इसको एक तरफ से फोर्स देंगे तो वो रिजिड है, दूसरी तरफ ट्रांसलेट होगी। तो ये इसके अंदर सूरत हाल है। सर जो ऊपर डायग्राम बनाई थी सबसे पहले आपने, तो उसके हिसाब से ज़रा समझा दें ये फोर्सेस की डायरेक्शन कैसे। ओके ओके, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप M1 देखें। M1 जो है हमारे पास, M1 के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं। M1 के ऊपर अब मैं जो फोर्स लगाता जाऊंगा वो हाईलाइट करता जाऊंगा। एक सबसे पहले तो इनपुट फोर्स लग रही है F(t). ये वो इनपुट फोर्स है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, और इसकी डायरेक्शन जो है वो राइट साइड पे है। अब बाकी जितने भी फोर्सेस हैं वो इस मूवमेंट को अपोज करने के लिए लग रही हैं। उनमें से सबसे पहली क्या चीज़ है, उसमें सबसे पहली वो है K1 की वजह से। ठीक है जी, K1 X जो है ये फोर्स लग रही है लेफ्ट साइड पे, जो कि इसको अपोज कर रही है। एक फोर्स ये हो गई। एक फोर्स इसके अंदर हो गई आपकी जो इसकी फ्रिक्शन है सरफेस के साथ, उसकी वजह से। तो एक फोर्स आपके पास हो गई जो कि इस साइड पे FV3 लगा हुआ है, जो इन दो मैसेज के दरमियान एक फ्रिक्शन हमने मॉडल की हुई है, क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा एक तीसरी K2 की वजह से फोर्स लग रही है। सर जो FV3 है सर, यहाँ पे तो कोई मासेस के दरमियान फ्रिक्शन किस तरह हो गई, क्योंकि यहाँ तो स्पेस है, एयर डैम्पर लगा हुआ है, डैम्पर लगा हुआ है, एक्सटर्नल डैम्पर लगा हुआ है, एक्सटर्नल डैम्पर लगा हुआ है। एक जिस तरह दरवाजे के पीछे नहीं डैम्पर लगा देते हैं, दोनों के दरमियान में डैम्पर लगा हुआ है इस तरह का। मतलब जो फ्रिक्शन है और डैम्पर है ये दोनों एक ही तरीके से मॉडल होती हैं, तो जस्ट एक एक्सटर्नल डैम्पर लगा हुआ है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गई 1 2 3 4 5 फोर्सेस हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 हो गई, और एक M जो है इस जो मैस है इसकी अपनी वजह से जो फ्रिक्शन है एक ये हो गई। तो ये 5 फोर्सेस हमारे पास इस डायग्राम के ऊपर लग रही हैं इनपुट के अलावा। ये वो 5 फोर्सेस हो गई। ठीक है, अब ये जो हमने यहाँ पर लिखा, ये अभी तक हमने किया कि फोर्सेस ऑन M1 ड्यू टू मोशन ऑफ M1। इधर लिख देता हूँ फिर ये जहन से निकल जाएगी बात। ये अभी तक की जो थी हमारे पास, ये हैं जी फोर्सेस ऑन M1 ड्यू टू मोशन ऑफ M1। सुपरपोजिशन में क्या करते थे, जिस तरह आपने नेटवर्क एनालिसिस में भी पढ़ा होगा कि एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्सेज आ जाएं तो एक सोर्स जो है उसको हटा के पहले उसको शॉर्ट सर्किट करके
पहले की वजह से पूरे सिस्टम का रिस्पांस देखते थे, फिर पहले वाले को शॉर्ट करके दूसरी की वजह से पूरे सिस्टम का रिस्पांस देखते थे, और एट द एंड उनकी जो दोनों की रिजल्टेंट थे उनको ऐड कर देते थे। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने फोर्सेस देखी M1 पे जो कि ड्यू टू मोशन ऑफ M1 की वजह से अप्लाई हो रही हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम फोर्सेस देख रहे हैं M1 पे। अब हम देखेंगे यहाँ पे फोर्सेस ऑन M1। सर जो M1 और M2 के दरमियान स्प्रिंग लगा है वो तो इसको M2 की तरफ खींचेगा ना, M1 बॉडी को। जो स्प्रिंग है ये हमेशा जो है आपकी जो इनपुट फोर्स होगी उसके अपोजिट एक्ट करेगा। जब हम x2 के अभी इस टाइम हमने देखा, हमने कहा कि x2 जो है वो मूवमेंट नहीं है उसकी, वो रिजिड है अपनी जगह पे, सिर्फ x1 मूव कर रहा है। तो x1 जिस साइड पे वो मूव करेगा, स्प्रिंग हमेशा उसकी जो मूवमेंट है उसको अपोज करेगा। यानी कि जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं, दोनों केसेस में वो आपकी जो अप्लाइड फोर्स है उसकी मूवमेंट को अपोज करता है। जी, दूसरा इसमें देख रहे हैं वैसे फोर्स। हमारे पास जो सिस्टम होता है उस पे अगर दोनों साइड पे स्प्रिंग लगाओ तो एक तरफ कंप्रेस हो रहा होता है और एक तरफ स्ट्रेच हो रहा होता है। दोनों केसेस के अंदर आपकी जो ओरिजिनल, अगर आप एक स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं, दोनों केसेस में आपकी जो फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसको वो हमेशा अपोज कर रहा होगा इम्पिडेंस के तौर पे। मतलब जिस तरह रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में आप राइट साइड पे करंट फ्लो करवाएं या लेफ्ट साइड पे करंट फ्लो करवाएं, उसके अंदर एनर्जी हमेशा डिसिपेट होनी है। ये बिल्कुल वही चीज है कि आप इसको कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें, एनर्जी हमेशा इसमें डिसिपेट होगी। तो इसको हम उसके हमेशा अपोजिंग टू द इनपुट फोर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू। हाँ जी। अच्छा, फोर्सेस ऑन M1 ड्यू टू मोशन ऑफ M2। अब हमने क्या देखना है, अब हमने M1 के ऊपर ही फोर्सेस देखनी है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि फोर्सेस ऑन M1, लेकिन सिर्फ वो फोर्सेस देखनी है जो M2 की मूवमेंट की वजह से हो रही हैं। तो M2 की मूवमेंट की वजह से M1 पे जो फोर्सेस आ रही हैं वो दो हैं, और वो दोनों फोर्सेस हैं हमारे पास कौन कौन सी, एक तो K2 की है और एक FV3 की है। K2x और FV3s इंटू x। मतलब ये हमने वो फोर्सेस ली कि जब हमारा M1 जो है वो रेस्ट पे था, सिर्फ M2 मूव कर रहा था। तो अब सुपर पोजिशन में हमें क्या करना है, सुपर पोजिशन में हमें क्या करना है कि ये सारी जो जितनी भी फोर्सेज है ना, ये सारी इनका रिजल्टेंट आपने देख लेना है। M1 के ऊपर जितनी भी फोर्सेज हैं उनका रिजल्टेंट जो है वो एक्चुअल में हमारी M1 के ऊपर फोर्सेज लग रही हैं, और वो कौन कौन सी हैं, वो हैं K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, इसके अलावा सर ये जो FV1 प्लस। लास्ट पॉइंट आपने किया था सर, काइंडली इसको रिपीट करते हैं। हमने तो पहले ये चीज़ इस्टेब्लिश की थी कि M2 स्टैटिक है सर, एक जगह पे स्टेशनरी है, तो फिर ये मिड वाला पॉइंट कैसे आया? अगर आप M1 जो है यहाँ पे M1 को आपने वो फोर्सेस देखनी है M1 पे जो कि M2 की मोशन की वजह से कॉज हो रही हैं, ठीक है। सर ये तो हमने ऑलरेडी फैक्ट इस्टेब्लिश कर लेकिन लिया सर था हमने ना तो कि M2 को रेस्ट पे लिया हुआ है ना सर, M2 को तो रेस्ट पे रखा हुआ था सर, सपोज किया होता। M2 को पहली केस के लिए हमने रेस्ट पे रखा जब हमने M1 निकाली, M2 को हमने रेस्ट पे रखा, और M1 के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं। अच्छा, ऐसे भी तो हो सकता है कि X1 भी मूव कर रहा हो और X2 भी मूव कर रहा हो, दोनों जो है वो मूव कर रहे हो। जब हमारे पास दोनों मूव कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली तो दोनों की वजह से कुछ ना कुछ फोर्सेस आ रही होंगी ना, हम उनको एक साथ नहीं देख सके, हम उनको अलग अलग देख रहे हैं। पहले हमने M1 जो था उसके ऊपर फोर्सेस देखी M1 की ही मूवमेंट की वजह से। अब हम देख रहे हैं M1 के ऊपर फोर्सेस M2 की मूवमेंट की वजह से, ठीक है। फोर्सेस हम M1 पे ही देख रहे हैं,
अभी जब हम ये कर लेंगे फिर हम M2 की फोर्सेस देखेंगे सारी। जब हम M2 की फोर्सेस देखेंगे वो भी ऐसे देखेंगे कि पहले हम देखेंगे M2 के ऊपर तमाम फोर्सेस जो कि M2 की मूवमेंट की वजह से आ रही हैं, प्लस M2 के ऊपर तमाम फोर्सेस जो कि M1 की वजह से आ रही हैं। तो ये जो दूसरा पार्ट मैंने किया है इसके अंदर सिर्फ ये किया है कि M1 के ऊपर वो फोर्सेस कि जब M2 मूव कर रहा होगा तो M1 के ऊपर जो फोर्सेस आ रही होंगी वो क्या फोर्सेस होंगी। इस अगर डायग्राम में देखें, जब M2 मूव कर रहा होगा तो हमारे पास ये जो दो चीजें हैं जो M1 और M2 के दरमियान में लगी हुई हैं, ये दो चीजें, ये कोई ना कोई फोर्स कंट्रीब्यूट कर रही होंगी M1 के ऊपर। तो यही दो फोर्सेस यहाँ पे कंट्रीब्यूशन में यहाँ पर लिखी हैं मैंने कि दो फोर्सेस K2X और FV3S, ये वो दो कंपोनेंट्स हैं जो M1 और M2 के दरमियान लगे हुए हैं कि अगर M2 मूव कर रहा है तो M2 का इफेक्ट M1 पे इन दो के थ्रू आ सकता है, नीचे फ्रिक्शन के नीचे सरफेस के थ्रू नहीं आ सकता, सरफेस तो रिजिड है। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं जिनके थ्रू उसकी मूवमेंट की कुछ फोर्सेस जो हैं वो इसके ऊपर लग रही हैं। सर लेकिन ये तो हमने ऑलरेडी ऊपर चीज डिस्कस कर ली थी ना कि M1 जब हम M2 को स्टेशनरी ले रहे हैं और M1 के ऊपर भी ये दोनों राइट साइड से फोर्सेस ऑलरेडी लग रही थी जो कि अपोज कर रही थी फोर्स को जो हम एक्चुअल फोर्स अप्लाई कर रहे थे। ये जो सर दो वो आपने हमने पहले पहले ये जो दोनों की हमने चीज को पहले consider किया। ये जो हमने पहले कंसीडर की एफ, यहाँ पे जो हमने ये दो पहले कंसीडर की हैं, यहाँ पे ये जो पहले कंसीडर की हैं ये इसलिए कंसीडर की हैं कि M1 मूव कर रहा था और M1 की मूवमेंट की वजह से M1 के ऊपर ही जो फोर्सेस आ रही हैं वो सारी हमने कैलकुलेट की हैं। ठीक है, जो सेकंड यहाँ पर ये जो दो फोर्सेस हमने की हैं, अब हमने M1 को स्टेशनरी रखा है, M2 को मूवमेंट है M2 की, लेकिन चूंकि हम इक्वेशन M1 के लिए लिख रहे हैं, इक्वेशन हम M1 के लिए लिख रहे हैं, तो M2 की जो मूवमेंट आ रही है M2 की मूवमेंट की वजह से M1 के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, यहाँ पर हम उन दोनों को इसके अंदर क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट जो कर रही हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन बनेगी वो इन दोनों का सम होगी सिर्फ। सर काइंडली ये बता दें कि फोर्स सर जो M2 के ऊपर लग रही है सर उसकी कौन सी डायरेक्शन है? फोर्स की डायरेक्शन M2 के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस टाइम हमें अननोन है, हम M2 के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे, सिर्फ मूवमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि इसकी मूवमेंट की वजह से जो आपके पास मतलब हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि M2 की मूवमेंट की वजह से जो हमारे पास फोर्सेस हैं वो ये हैं। M2 के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है इस टाइम पे, M2 तक जो फोर्स जा रही है वो M1 के थ्रू ही रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे इसको मुबहम रखा है कि इसको मूवमेंट का नाम वर्ड दिया है, ये नहीं कहा कि ये इस साइड पे जा रही है या इस साइड पे जा रही है। सर ये K1 प्लस K2 ये समझ नहीं आई कैसा है? ये सिंपल K1 प्लस K2 इस तरह से आया है कि ये K1 पे बेसिकली इन दोनों डायग्राम्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे K1 x1 था और ये K2 x1 था, ये इन दोनों को दोनों की डायरेक्शन एक साइड पे थी तो दोनों को ऐड करके लिख रहा हूँ, रिजल्टेंट डायग्राम बना रहा हूँ सिर्फ। ये एफ वी वाले जितने कंपोनेंट्स हैं इनको ऐड करके इकट्ठा लिख दूंगा, जो एम वाले कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड करके इकट्ठा लिख दूंगा, तो सारी इक्वेशन जस्ट उसको थोड़ा सा रिजल्टेंट बनाने के लिए लिख रहा हूँ। सर काइंडली सर ये पिछले पॉइंट दोबारा रिपीट करना सर, ये कंफ्यूज कर रहे हैं सर कि ये अभी पहले हाँ हम कह रहे हैं कि M2 रेस्ट पर है और F अप्लाई हो रही है सर, और M1 के हम फोर्सेस को सर ऑब्जर्व कर रहे हैं, और सर फिर उसी पॉइंट को हम नेगेट कर रहे हैं कि M2 स्टार्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है और फिर सर ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास फोर्सेस आ जाती हैं M1 के ऊपर ही, राइट अच्छा साइड पर सर फोर्सेस आ रही हैं। ये मुझे इसको एक दफ़ा कंप्लीट करने दे, मैं इसको फिर रिपीट करूंगा तो उस टाइम आपको बात ही क्लियर हो जाएगी।
एक्सक्यूज मी सर। जी सर रिजल्टेंट डायग्राम दिखाइए सर एक मिनट। जी सर इसमें K1 माइनस K2 नहीं होना चाहिए था क्योंकि K2 की डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ना K1 से। बेटा K1 की डायरेक्शन अपोजिट तो नहीं है, K1 की डायरेक्शन सेम है, ये देखें K1 और K2 की डायरेक्शन सेम है, इसलिए ऐड किया उनको। ये K1 और K2 की सेम डायरेक्शन है ना, इसलिए एक ये वाला। अच्छा सर ठीक हाँ है, वो जी। मुझे लगा वो दूसरा वाला केस को ऐड किया साथ। नहीं, वो वाला जो K है ना वो X2 के साथ है। आप इसको ये X2, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ये X2 की मूवमेंट की वजह से K2 है, ये ऐड नहीं हो सकते, ये अलग आएंगे क्योंकि X1 और X2 दो अलग एंटिटीज हैं। जी सर ठीक है। हाँ जी। अच्छा बहरहाल ये रिजल्टेंट आ गई आपके पास। इस रिजल्टेंट की मदद से अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, जिस तरीके से हमने पहले केस के अंदर देखा था कि सम ऑफ फोर्सेस ऑन राइट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ फोर्सेस ऑन द लेफ्ट साइड। तो इसकी जो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, वो इक्वेशन आपके पास बनेगी m1 स्क्वायर इंटू fv1 प्लस fv3 into s plus k1 plus k2 bracket close x1 of s minus fv3s plus k2 into x2 of s is equal to f of s। ये इसकी एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरीके से अब जो दूसरी इक्वेशन बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, वो हम लेंगे m2 के ऊपर फोर्सेस देखेंगे जो कि m2 की मूवमेंट से m2 के ऊपर लग रही हैं, और वो फोर्सेस जो m1 की मूवमेंट से m2 के ऊपर लग रही हैं। तो यहाँ पर अभी एक काम और देखते हैं। एक काम ये देखते हैं कि लास्ट टाइम जिस तरह हमने देखा था कि लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास दो लूप्स बन गए हैं, इन दो लूप्स में बजाय इसके कि हम सारा जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
हमने देखा था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, बजाय इसके कि हम पूरी इक्वेशंस लिखें, हम क्या करते थे कि अच्छा इसके अंदर दो आईज हैं, एक I1 है एक I2 है, तो हमारे पास टोटल दो इक्वेशंस बनेंगी। जो पहली इक्वेशन I1 के लिए बनाएंगे, उसके अंदर I1 के साथ जितनी भी इम्पिडेंसेस आ रही हैं वो प्लस साइन के साथ आएंगी, और I2 के साथ जितनी भी इम्पिडेंसेस हैं वो माइनस साइन के साथ आएंगी, सम ऑफ अप्लाइड इनपुट। इसी तरीके से जो I2 के लिए इक्वेशन बनेगी, उसमें जो I1 के साथ जितनी भी सम ऑफ इम्पिडेंसेस हैं वो माइनस साइन के साथ आएंगी, और क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन I2 के लिए बन रही है, तो I2 के साथ जितनी एंट्रीज आएंगी वो प्लस साइन के साथ आएंगी, इज इक्वल टू इनपुट जो कि इस लूप के अंदर आ रही है। अब ये ही काम जो है वो हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे किस तरीके से करनी जी सर जो भी आपने ऊपर इक्वेशन लिखी है उसमें m1s के बाद प्लस का साइन नहीं आएगा? m1s² के बाद प्लस का साइन कहाँ, किस नंबर पे बात कर रही हैं? तो ये जो इक्वेशन लिखी है इसके स्टार्ट में, क्योंकि जो ऊपर वाली फोर्सेस है उसमें m1s² x1s अलग से है और f1 प्लस f3 x1 अलग से है, तो उधर प्लस का साइन आना चाहिए ना। इसके अंदर ना बेसिकली x1 जो है वो कॉमन लिया हुआ है यहाँ पे। सर वो तो कॉमन लिया हुआ है, लेकिन m1s² x1s एक अलग फोर्स थी ना, और f1 प्लस f3 x1s अलग थी। तो ये देखिए ये जो नीचे m² हाँ जी प्लस का साइन आएगा इसके अंदर, बिल्कुल। ये प्लस का साइन आएगा, अलग अलग फोर्सेस सम हो रही हैं, बस x1 कॉमन लिया हुआ उसके साथ में। अच्छा अब ये वाला जो काम है, यही काम हम इस इक्वेशन के साथ करते हैं, बजाय इसके कि पूरी मॉडलिंग के अंदर घुसें और सारा कुछ करें। हम क्या करते हैं, ये सबसे पहले दोबारा जाके देखते हैं अपनी जो मेन इक्वेशन थी ये वाली। अब अब ये जो मेन इक्वेशन है हमारे पास, इसके अंदर आपके ख्याल में कितनी इक्वेशंस बननी चाहिए? दो मूवमेंट्स हैं x1 और x2, दो इक्वेशंस बननी चाहिए। सबसे पहले तो जाके हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा किस रेड कलर में लिखता हूँ। दो इक्वेशंस बननी है हमारे पास, x1 और x2। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, x1 के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा x1, इसके साथ यहाँ पे आ जाएगी सम ऑफ इम्पिडेंसेस। कौन सी इम्पिडेंसेस? सम ऑफ इम्पिडेंसेस कनेक्टेड टू द मोशन एट x1, यानी कि वो तमाम इम्पिडेंसेस जो x1 को ऑफर हो रही हैं वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। इसके अंदर वो तमाम इम्पिडेंसेस आ जाएंगी जो कि x1 और x2 के दरमियान कॉमन है। यहाँ पे इनपुट या अप्लाइड फोर्स आ जाएगी। इसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन बनेगी, इसकी दूसरी इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पर सम ऑफ इम्पिडेंसेस जो x1 और x2 के लिए कॉमन है वो आ जाएंगी, प्लस यहाँ पे वो सारी इम्पिडेंसेस जो सिर्फ x2 को लग रही हैं वो आ जाएंगी, और यहाँ पर आपके पास इनपुट आ जाएगा। अब इसको जहन में रखते हुए यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे पहली इक्वेशन लिखते हैं x1 के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हमने कहा जी यहाँ पर x1 और यहाँ पर वो तमाम इम्पिडेंसेस जो कि x1 को लग रही हैं वो तमाम इम्पिडेंसेस आ जाएंगी। वापस चलते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। इस डायग्राम में x1 मूवमेंट को जो जो इम्पिडेंसेस लग रही हैं वो यहाँ पे हम देखते हैं, वो कौन कौन सी हैं। वो एक m है, k है, k2 है और fb है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x1 को जो इम्पिडेंसेस लग रही हैं उनमें क्या क्या हैं।
उन इम्पिडेंसेस के अंदर एक इम्पिडेंस है M1 S स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की एक ही इम्पिडेंस लग रही है। अब हम एस वाली देखते हैं, एस वाली कितनी इम्पिडेंसेस लग रही हैं? एस वाली लग रही हैं हमारे पास दो लग रही हैं, एक FV1 और एक FV3 वाली। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस FV1 प्लस FV3 इंटू एस प्लस। अब देखते हैं कि सिर्फ जो स्प्रिंग वाली हैं वो कितनी इम्पिडेंसेस लग रही हैं? वो दो लग रही हैं, K1 और K2। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा K1 और K1 प्लस K2 X1 ऑफ S। ये पहली एंट्री बन गई हमारी इक्वेशन की। आगे आ जाएगा माइनस का साइन। माइनस का साइन क्यों आएगा? पहली इक्वेशन लिख रहे हैं, X1 के लिए लिख रहे हैं, इसलिए X1 के साथ पॉजिटिव आएगा। बाकी जितनी भी टर्म्स अगर लेट्स से X3 X4 X5 भी होती सबके साथ नेगेटिव आता। इसके अंदर हमने क्या लिखना है? इसके अंदर हमने वो इम्पिडेंसेस लिखनी है जो X2 और X1 के दरमियान कॉमन है। चलें वापस चलते हैं, देखते हैं जी कौन कौन सी इम्पिडेंसेस हमारी X1 और X2 के दरमियान कॉमन है। तो X1 और X2 के दरमियान दो इम्पिडेंसेस हमारी कॉमन है, K2 और FV3, यानी कि एक ये इम्पिडेंस कॉमन है और एक ये इम्पिडेंस कॉमन है, FV3 और K2। तो ये माइनस साइन के साथ यहाँ पर आ जाएंगी FV3 S प्लस K2। अच्छा, अब ये इक्वेशन इक्वल टू क्या हो जाएगी? इक्वल टू अप्लाइड फोर्स के X1 के अंदर कोई अप्लाइड फोर्स है? बिल्कुल है, एक अप्लाइड फोर्स, वो है हमारे पास F ऑफ S। ये हमारी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। किसके लिए? इस सिस्टम की पहली इक्वेशन बन गई है। अब हमने दूसरी इक्वेशन लिखनी है। दूसरी इक्वेशन किसके लिए लिखनी है? X2 के लिए लिखनी है। क्योंकि दूसरी इक्वेशन X2 के लिए लिखनी है, इसलिए जो पहली टर्म है X1 वाली, उसके साथ माइनस आ जाएगा। ये माइनस आ गया इसके साथ। इसमें हमने वो तमाम टर्म्स लिखनी है, वो तमाम इम्पिडेंसेस जो कि X1 और X2 के दरमियान कॉमन है। वापस चल के देखते हैं, X1 और X2 के दरमियान जो इम्पिडेंसेस कॉमन है वो दो हैं, FV3 और K2। यहाँ पे लिखते हैं FV3 S प्लस K2। अच्छा, अब अगली यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। प्लस का साइन इसलिए आ गया कि अब हम X2 की इक्वेशन लिख रहे हैं, तो X2 की इक्वेशन में X2 वाली टर्म्स के साथ हमारे पास प्लस का साइन आना है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन लिख रहे हैं। अब देखें वो तमाम इम्पिडेंसेस जो X2 को मिल रही हैं, वो तमाम इम्पिडेंसेस जो कि X2 को मिल रही हैं। अब वापस चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं वो कौन कौन सी इम्पिडेंसेस हैं जो X2 को मिल रही हैं। एक ये है हमारे पास K3, एक K2, FV3 और FV2 और M2। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले M2 वाली लिख लेते हैं, M2 S स्क्वायर प्लस FV वाली कौन कौन सी ऑफर हो रही है? यहाँ पर हमारे पास FV2 और FV3 ऑफर हो रही है, FV2 प्लस FV3 टू S और उसके अलावा हमारे पास दो स्प्रिंग्स ऑफर हो रहे हैं, K2 प्लस K1। K1 तो उसके साथ था K2 और K2 और K3, दो स्प्रिंग्स हैं, K1 K2 और K3। ये आ गया, ये हमारे पास X2 आ गया। इनपुट अप्लाइड है कोई इस वाले
x2 की मूवमेंट के लिए कोई इनपुट अप्लाइड नहीं है, तो इनपुट अप्लाइड जो है वो इस केस के अंदर 0 होगी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये जो दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस सर को K2 इस्तेमाल माइनस कर K3 नहीं होना चाहिए था सर एक स्प्रिंग K2 आगे फॉरवर्ड मूव कर रहा है जबकि K3 इसके ऑपोजिट मूव कर रहा है। दोबारा बताएं। सर K2 माइनस K3 नहीं होना चाहिए था? नहीं, K2 माइनस K3 इसलिए नहीं आ रहा, अब हम डायरेक्ट इम्पिडेंसेस देख के लिख रहे हैं। इम्पिडेंस देख के लिख रहे हैं, वो किस तरीके से देख के लिख रहे हैं कि जब हम दूसरी इक्वेशन लिख रहे थे, दूसरी इक्वेशन में जो x1 वाली टर्म्स थी वो टर्म्स थी जो x1 और x2 के दरमियान कॉमन थी, तो वो हमने डायरेक्ट लिख दी FV3 और K2। जो सेकंड टर्म थी इसकी वो तमाम इक्वेशंस, वो तमाम इम्पिडेंसेस जो कि x2 को ऑफर हो रही हैं, कॉमन नहीं है, सिर्फ x2 के साथ कनेक्टेड है। x2 के साथ जितनी भी इम्पिडेंसेस हैं, K2, K3, FV3 और FV2, वो एज इट इज हमने लिख ली। जो मैं इसके डायरेक्ट अंदर आंसर निकाला है। हाँ जी, थोड़ा डायरेक्ट ही है। हाँ जी, अगर आप उस तरीके से भी करके आएंगे तो एट द एंड आप इसी रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। ये एक और एग्जांपल करते हैं इसके अंदर क्या हुआ। वो एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक सिस्टम है, इसके ऊपर हमारे पास एक मैस M1, एक और मैस है हमारे पास M2, M1, M2, एक और मैस है हमारे पास M3 जो कि इसके ऊपर पड़ा हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आप इसे पोर्ट्रेट में नहीं रख सकते अपने डिवाइस को? ये पोर्ट्रेट में इसके ऊपर फिर डायग्राम बनाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। सर उस तरह में फिर थोड़ा सा शो होता है, फिर ऊपर रह जाती हैं चीज़ें, इस तरह में काफ़ी सारा शो होता है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सिस्टम एक और मैं बनाने लगा हूँ जिसके अंदर एक M1 है, एक M2 है और एक इसके ऊपर M3 पड़ा हुआ है। ये आपके पास M1, ये आपके पास M2 और ये आपके पास M3, ये सारे रिजिड आपके पास आ गई, फिक्स वॉल आ गई। इसके अंदर जो M1 है इसके दरमियान एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसे K1 से डिनोट किया गया। M1 और M2 के दरमियान एक स्प्रिंग और है जिसको K2 से डिनोट किया गया। और जो F1 है वो M2 के ऊपर लग रहा है, F1। और जो आपके पास M3 और M1 के दरमियान की जो फ्रिक्शन है इसको FV3 कहा गया है। FV3 जो M1 और इसके जो दरमियान की F1 है ये फ्रिक्शन की फोर्स है कि क्या है F1?
कहाँ पर F1 F1 राइट साइड M2 के ऊपर जो लग रही है, ये इनपुट अप्लाइड फोर्स है। और ये हमारे पास आ गई FV1 और FV2 आ गई आपके पास। और इसके अंदर हमारे पास FV1 FV2 F1 इनपुट फोर्स है। अब इसके ऊपर जो है हम ब्लू कलर से X1 X2 और X3, अच्छा इसमें 3 मूवमेंट्स होंगी, 3 मैसेज हैं, 3 मूवमेंट्स होंगी, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास X1, ये इसको X3 कहते हैं, M3 वाली जो है वो X3 ऑफ T, M1 की जो मूवमेंट है इसको X1 कह रहा हूँ, और M2 की जो मूवमेंट है इसको X2 कह रहा हूँ। ठीक है, इसकी मैं आपको डायग्राम जो है वो, सही M2 M3 के सेंटर में नहीं होगी एक फोर्स FV4? हाँ जी, एक फोर्स इन दोनों के दरमियान में भी होगी FV4, ये FV4, इसको ये FV4। अब हमने क्या करना है इसके अंदर, अब हमने ये करना है कि मैसेज वाली फोर्सेस भी तो होंगी ना, इनर्शिया वाली। जी बिल्कुल, मैसेज M1 M2 और M3 जो लिखा हुआ है वो उससे मुराद यही ले रहा हूँ कि वो फोर्सेस भी इसके अंदर मौजूद हैं। जब इक्वेशन लिखेंगे तो इनको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपने इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ दिस मैकेनिकल नेटवर्क आपने निकालनी है। आपके ख्याल में इस मैकेनिकल नेटवर्क के लिए कितनी इक्वेशन ऑफ मोशंस होंगी, कितनी इक्वेशंस होंगी मोशन की? हाँ, 3 इसके अंदर इक्वेशंस होंगी। अच्छा, सबसे पहली इक्वेशन हम पहले लिखते हैं। पहली इक्वेशन में हमने क्या करना है, पहली इक्वेशन में हमने सिंपली वो तमाम इम्पिडेंसेस जो कि X1 को मिल रही हैं वो लिखेंगे। वो इम्पिडेंसेस क्या क्या हैं? X1 को हमारे पास अगर आप देखें कौन कौन सी इम्पिडेंसेस मिल रही हैं, ये ऊपर डायग्राम बनी हुई है, इसके अंदर ही आप देखें जो X1 है इसको जो इम्पिडेंसेस मिल रही हैं वो कौन कौन सी हैं। एक सबसे पहले S स्क्वायर वाली टर्म से शुरू करते हैं। हमारे पास M1 S स्क्वायर, ये एक इम्पिडेंस मिल रही है इसको, प्लस FV वाली कितनी इम्पिडेंसेस मिल रही हैं? सर दो, एक दो मिल रही हैं FV3 जी, FV1 और FV3। इसके अलावा FV वाली मेरे ख्याल है और नहीं है, इसके साथ S आ जाएगा, प्लस K1 प्लस K1 वाली कितनी इम्पिडेंसेस मिल रही हैं? एक और दो, दो ही हैं बिल्कुल, K1 और K2, K1 प्लस K2। तो ये सारी हो गई इम्पिडेंसेस, तो ये ब्रैकेट बंद हो गई, ये हमारे पास आ गया X1 ऑफ S। आगे प्लस का साइन आना चाहिए, माइनस का साइन आना चाहिए? माइनस का साइन, क्योंकि पहली इक्वेशन लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या लिखनी है, माइनस X2 लिखना है। तो X2 में हमने वो इम्पिडेंसेस लिखनी है जो X1 और X2 के दरमियान आ रही हैं। तो X1 और X2 के दरमियान इम्पिडेंसेस अगर आप यहाँ पर देखें तो कौन कौन सी इम्पिडेंसेस आ रही हैं X1 और X2 के दरमियान? सर K2 है सर। K2 सिर्फ एक इम्पिडेंस नजर आ रही है जो X1 और X2 के दरमियान है, तो ये आ गया X2 ऑफ S। आगे माइनस आएगा या प्लस आ जाएगा? माइनस। आगे माइनस ही आएगा। माइनस आने के बाद हमने देखने हैं वो तमाम इम्पिडेंसेस जो X1 और X3 के दरमियान आ रही हैं, वो कौन कौन सी इम्पिडेंसेस हैं? FV3 सर। FV3 एक ही इम्पिडेंस है, FV3 S और साथ में X3 ऑफ S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? अप्लाइड फोर्स एट X1 पे कोई अप्लाइड फोर्स है क्या?
0 अप्लाइड फोर्स नहीं है तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ये आपके पास पहली इक्वेशन बन गई इस मैथमेटिकल सिस्टम की, पहली इक्वेशन मोशन की। अब अगली दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले वो तमाम टर्म्स लिखेंगे माइनस साइन के साथ। पहले माइनस साइन लिख लेते हैं, माइनस साइन के साथ वो तमाम टर्म्स जो के माइनस साइन के साथ वो तमाम टर्म्स जो के x1 और x2 के दरमियान कॉमन है। तो वो हमारे पास सिर्फ एक ही है, k2 आ जाएगा हमारे पास, k2 x1 सिर्फ x1 लिख रहा हूँ, इसका मतलब x1 ऑफ s। दूसरी टर्म के साथ माइनस आएगा या प्लस आएगा? प्लस आएगा, क्योंकि हम x2 सेकंड इक्वेशन लिख रहे हैं जो कि x2 के लिए ही है, तो जब उसकी अपनी टर्म्स लिखनी है तो हमेशा प्लस का साइन आना है। अब हम देखेंगे वो तमाम इम्पिडेंसेस जो कि x2 को ऑफर हो रही हैं। तो इसमें m से स्टार्ट कर, एक तो m2 ऑफर हो रहा है इसको, m2s² प्लस, अब FV वाली टर्म्स देखते हैं, इसको कौन कौन सी FVs ऑफर हो रही हैं। एक इसको FV2 ऑफर हो रही है और एक FV4 ऑफर हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं FV4 प्लस FV2 ब्रैकेट क्लोज S प्लस, अब K वाली टर्म्स देखते हैं। K वाली टर्म्स, इसको एक ही K ऑफर हो रहा है, K2, यहाँ पे आ जाएगा K2 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, और ये टर्म हम लिख रहे थे x2 के लिए। अब इसके बाद दोबारा नजर नहीं आ रहा सर, थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लें अपनी को। सर वो आपने पोर्ट्रेट का लिया ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा, वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, कहाँ तक पहुंचे थे? x2 तक। तो जो माइनस साइन के साथ आ जाएगी आपके पास x3 वाली टर्म्स। अब हमने वो तमाम टर्म्स लिखनी है जो कि किस किस के दरमियान कॉमन होंगी, x3 एंड x2 के दरमियान, x3 और x2 के दरमियान कॉमन होंगी। x3 और x2 के दरमियान सिर्फ एक ही टर्म कॉमन नजर आ रही है हमें, और वो है FV4s। सर ये K2 सर ये K2 वाला भी तो माइनस होगा। कौन सी टर्म कह रहे हैं सर? ये जिसके साथ x2 है, K2 है। नहीं, ये माइनस क्यों होगा? माइनस इसलिए नहीं हो रहा, ये कि हम वो तमाम इम्पिडेंसेस जो कि x2 को ऑफर हो रही हैं वो लिख रहे हैं। तो x2 को इम्पिडेंस जो है K2 ऑफर हो रही है, इसलिए हमने उसको प्लस साइन के साथ लिखा है। ठीक है सर। हाँ जी। अच्छा, इसमें अब हम इक्वल टू क्या करेंगे, 0 कर दें इक्वल टू? नो सर, इसको हमने f ऑफ s आ जाएगी, क्योंकि जो हमने इक्वेशन वो ग्राफ जो बनाया था इसमें इनपुट फोर्स लगी हुई थी f। ये चूंकि इनपुट फोर्स लगी हुई है f, तो ये हमारे पास इक्वल टू f ऑफ s आ जाएगी। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई मोशन की। अब हम तीसरी इक्वेशन लिखते हैं। तीसरी इक्वेशन में पहली टर्म माइनस साइन के साथ आएगी, और इसके अंदर हम वो तमाम इम्पिडेंसेस जो कि x1 और x3 के दरमियान कॉमन होंगी। तो x1 और x3 के दरमियान एक ही इम्पिडेंस कॉमन है, FV3 s इंटू x ऑफ s इंटू x1। इसके बाद प्लस आ जाएगा या माइनस आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। x2 और x3 के दरमियान जो इम्पिडेंसेस कॉमन है वो आ जाएंगी FV4 इंटू s, और इधर x2 आ जाएगा। अब चूंकि हम x3 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, x3 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, तो जो आखिरी टर्म है x3 वाली वो प्लस साइन के साथ आएगी, और इसके अंदर वो तमाम इम्पिडेंसेस आ जाएंगी जो कि वो तमाम इम्पिडेंसेस आ जाएंगी जो कि x3 अपने आप को ऑफर कर रही है। वो तमाम इम्पिडेंसेस जो x3 अपने आप को मिल रही हैं, अपने आप को ऑफर कर रही है। तो एक तो सिंपल m3 आ जाएगा, सबसे पहले m3s² आ जाएगा
प्लस अब इसके अंदर जो एफ वाली टर्म्स हैं वो FV3 एंड FV4 हाँ जी 2F वाली टर्म आ जाएंगे FV3 और FV4 2F इसको ऑफर हो रहे हैं तो ये आ जाएगा FV3 प्लस FV4 S और इसके बाद कोई K वाली टर्म भी है इसके साथ लगी हुई इसके साथ K वाली कोई टर्म नहीं लगी हुई तो ये X3 इक्वल टू इसके ऊपर कोई अप्लाइड फोर्स है इसके ऊपर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है तो ये आपके पास नो सर इक्वल टू 0 आ जाएगा 3 तो ये 3 इक्वेशंस बन गए आपको मोशन के लिए अब लेट से आपने ये 3 इक्वेशंस बना ली वहां से देखते हुए अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि आप x1 के जो ट्रांसफर फंक्शन है वो x1 डिवाइडेड बाय f निकालें f2 डिवाइडेड बाय f निकालें या x3 डिवाइडेड बाय f निकालें अब ये 3 इक्वेशंस बन गई हैं 3 वेरिएबल्स हैं इसमें आप इनको एक की वैल्यू दूसरे में पुट करके या साइमल्टेनियसली करके आपने अगर x1 के लिए सॉल्व करना हो तो आप x1 के लिए सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 3 इक्वेशंस हैं 3 वेरिएबल्स है ना x2 के लिए करना हो या x3 के मतलब आपको ट्रांसफर फंक्शन जो भी बनाना हो x1 डिवाइडेड बाय f बनाना हो x2 डिवाइडेड बाय f बनाना हो या x3 डिवाइडेड बाय f बनाना हो तो ये सिंपल आप इक्वेशंस 3 इक्वेशन की मदद से सर जो वैल्यू पुट करेंगे वो तो हमेशा जो इज इक्वल टू f वाली है उसमें पुट करेंगे ना सर अगर उसमें पुट करेंगे क्योंकि हमने ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो उसमें पुट कर दें वगरना अगर आप दूसरे में भी पुट करेंगे ना तो जब आप वो उस इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स की टर्म वैसे ही वहां से आ रही होगी सर इसमें इज इक्वल टू 0 नहीं है तो वहां से कैसे मिलेगी सर अगर आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर x3 की वैल्यू पुट करना चाहते हैं और x3 आप इक्वेशन नंबर 2 से लेकर आ रहे हैं ठीक है तो जो x3 इक्वेशन नंबर 2 से लेकर आ रहे हैं तो f ऑफ x भी तो इसमें इक्वेशन में आके इक्वेट हो रहा होगा ना ओके सर हाँ जी मतलब जो जो इसमें आपको आसानी लगे मैटलैब के जरिए करना चाहें या उस तरीके से भी करना चाहें तो ये आप उस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो ट्रांसफर फंक्शन निकालना है अगर नहीं निकालना तो सिर्फ इक्वेशन का अब पूछा गया तो सिर्फ इक्वेशन भी आप इससे निकाल सकते हैं सर अगर एक जी मैस है और उसके ऊपर हमारे पास स्प्रिंग लगे हुए हैं 2 या 2 से ज़्यादा तो कोई जी ऐसा केस है जिसके अंदर हमारे पास K1 माइनस K2 या माइनस K3 बने क्योंकि इसमें तो सारे K1 प्लस K2 जब आप इक्वेशंस जो हैं वो इसकी मदद से आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख रही हैं तो ऐसा कोई भी केस नहीं आएगा जब आपने माइनस का साइन डालना है क्योंकि इसके अंदर जो माइनस का साइन है वो ऑलरेडी फॉर्मूला उसको इनकॉर्पोरेट करवा रहा है अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के आ रही हैं तो वहाँ पे फिर आपका मूवमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा और नॉर्मली चूंकि हमारी इंजीनियरिंग स्टैटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती तो नॉर्मली बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम वहाँ पे जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन को थोड़ा सा हमारे से ऊपर नीचे हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप जो है वो उसको इसके थ्रू करें वहाँ से अगर इसके थ्रू करेंगे तो कभी भी K-K2 नहीं होगा आपका अच्छा अब हमारे पास जो एक और चीज़ इसके अंदर है वो नेक्स्ट जो हमारे पास इसके अंदर रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम्स हैं रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम्स जो हैं वो ऐसे मैकेनिकल सिस्टम्स जिसके अंदर मतलब रोटेशनल मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं अगर उस तरह का कोई सिस्टम आ जाए आपके पास तो उसको किस तरीके से मॉडल करते हैं तो उसको देख लेते हैं
अच्छा, रोटेशनल सिस्टम्स के अंदर सिंपल वही 3 चीज़ें हैं, उनकी एनालॉजी हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि अगर आपके पास रोटेशनल स्प्रिंग लगा हुआ है तो रोटेशनल स्प्रिंग है, आप एक उसको टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, टी ऑफ कैपिटल टी ऑफ टी, यानी कि टाइम डिपेंडेंट टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। तो उसको जो आप टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं उसके नतीजे में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा टी है आपके पास वो आ जाएगा। और ये रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम होता क्या है सर? यार रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम ऐसा है कि लेट से आपकी जो मोटर है वो आगे से एक जो है ना शाफ्ट ड्राइव कर रही है, और वो जो शाफ्ट जो है वो क्या है, वो हर वक्त रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है। मैकेनिकल के अंदर क्या था कि हम ट्रांसलेशनल मोशन हम पढ़ रहे थे। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि आपके पास सीधी सीधी मूवमेंट्स होती हैं, किसी सरफेस पे कोई चीज़ पड़ी है और वो या आगे को मूव कर रही है या पीछे को मूव कर रही है। रोटेशनल मूवमेंट्स के अंदर क्या होता है कि आप जो शाफ्ट है उसी के ऊपर ही बस रोटेशनल मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। जिस तरीके से आपकी मोटर घूम रही है तो मोटर क्या हो रही है, वो रोटेशनल उसके ऊपर मूवमेंट हो रही है। कि आपका जो मैस है वो रोटेशनल मैस है। जस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल इसकी जो है वो ये है कि मोटर की शाफ्ट आप देख लें, या आप ये करें कि लेट से आपने गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो उसका जो है वो नट खोल रहे हैं तो वो नट के ऊपर रोटेशनल मूवमेंट हो रही है। तो जो पहले हम पढ़ रहे थे वो ट्रांसलेशनल मूवमेंट थी, ये रोटेशनल मूवमेंट है। रोटेशनल मूवमेंट के अंदर जिस तरह वहाँ पे हमारे पास एक स्प्रिंग था, इसी तरह रोटेशनल स्प्रिंग भी एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह फ्लाई व्हील वगैरह। तो जो रोटेशनल स्प्रिंग है इसकी जहाँ भी आपको सिस्टम के अंदर रोटेशनल स्प्रिंग नजर, बेसिकली ये जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं ये कंट्रोल सिस्टम का कोर्स है, ये मॉडलिंग का या मैकेनिक्स का नहीं है कोर्स। हम ये चीज़ें इसलिए इसमें पढ़ रहे हैं और बजाय इसके कि इसके अंदर मैकेनिक्स और डायनामिक्स में जाके इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में कि ये पूरा कोर्स मॉडलिंग पर ही निकल जाए, हम ये चीज़ें इसलिए पढ़ रहे हैं कि एटलीस्ट जब हम कुछ चीज़ों पे कुछ सिस्टम अप्लाई कर रहे होंगे तो हमें ये पता चल रहा होगा कि अच्छा ये सिस्टम की जो है वो मॉडलिंग हुई हुई है। अल्टीमेटली हो सकता है कि आगे MS PhDs में जाके आप सिस्टम के ऊपर कंट्रोल सिस्टम की टेक्निक तो आप अप्लाई कर लें बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लेकिन जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है, ये जो मैकेनिकल सिस्टम है, उसमें आपको कोई मैकेनिकल का बंदा चाहिए हो जो आपको सारी जो इसकी डायरेक्शंस हैं उनके बारे में गाइड कर सके। तो ये यहाँ से जस्ट हम एनालॉजी लेके इसको इसलिए आगे चल रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई सिस्टम आपके सामने आ जाए तो उसको आपने मैथमेटिकली मॉडल किस तरीके से करना है। तो ये हमारे पास एक रोटेशनल स्प्रिंग है। अगर आपको रोटेशनल स्प्रिंग कहीं नजर आता है तो इसकी इम्पिडेंस जो है वो के है, के क्या है, कांस्टेंट है स्प्रिंग का। जो डैम्पर्स हैं, अब डैम्पर्स किस तरह के हो सकते हैं, रोटेशनल में बहुत सारी किस्म के डैम्पर्स हो सकते हैं। अब इसकी डिटेल में मैं इसमें नहीं जा सकता कि किस टाइप के डैम्पर्स हैं, वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं। इसी तरीके से जहाँ पर आपको जिस तरह वहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर एक चीज़ का मैस था m, यहाँ पे जो रोटेशनल मूवमेंट्स हैं यहाँ पे जो इसका एनर्जी है उसको j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और j की जो इम्पिडेंस है वो आपके पास JS² है। अब इसके अंदर हम जो है एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी।
अब इसके अंदर जो हमारे पास मोशंस हैं, एक टेम्पर है हमारे पास D1, उसके अलावा हमारे पास एक इनर्शिया है J1, एक और जिस तरह वहाँ पे मैस था यहाँ पे इनर्शिया है, यानी कि रोटेशनल मैस भी इसे कह सकते हैं, J2, एक ही है हमारे पास J3, विस्कस टेम्पर है हमारे पास यहाँ पे D2, D3, और इसके अंदर जो मूवमेंट्स हमें यहाँ पर अवेलेबल हैं, मूवमेंट्स हैं हमारे पास, एक ये है डिस्प्लेसमेंट θ1 ऑफ t, ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, रोटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो थीटा के मूवमेंट आ रही है। उसके अलावा θ2, एक और यहाँ पे चूंकि तीसरा मैस भी है, जहाँ जहाँ मैस है वहाँ पे हमारे पास मूवमेंट्स आ रही हैं, θ3। अब आपने क्या करना है, इस ये जो रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम है, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आप उसी तरीके से बहुत आसानी से किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि आप सबसे पहले जो पहली रोटेशन है θ1 वाली, वो तमाम इम्पिडेंसेस लिखें जो कि θ1 को ऑफर हो रही हैं। तो वो इम्पिडेंसेस क्या हैं, यहाँ से देखें, θ1 यानी कि J जो है, इसको कौन कौन सी इम्पिडेंसेस, एक J ऑफर हो रही है D1 और एक K3 ऑफर हो रही हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा J1S² प्लस D1S प्लस K। तो ये तीन इसको इम्पिडेंसेस ऑफर हो रही हैं। θ1 माइनस का साइन आ जाएगा, वो तमाम इम्पिडेंसेस जो कि θ1 और θ2 के दरमियान कॉमन है, तो वो है हमारे पास K। तो ये आपके पास आ जाएगा K θ2 माइनस वो तमाम इम्पिडेंसेस जो कि θ1 और θ3 के दरमियान कॉमन है। तो θ1 और θ3 के दरमियान कोई भी इम्पिडेंस कॉमन नहीं है, तो ये 0 θ3 इज इक्वल टू इनपुट अप्लाइड रोटेशनल फोर्स कौन सी है, एक ही टॉर्क अप्लाई हो रहा है T, तो ये टाउ ऑफ एस, ये T ऑफ एस, सॉरी। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन है उसमें आप देखेंगे θ1 और θ2 के दरमियान क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो एक चीज़ कॉमन आ रही है K माइनस साइन के साथ, ये आपके पास आ जाएगा θ1 प्लस θ2 के साथ जो भी इम्पिडेंसेस आ रही हैं वो सारी आ जाएंगी। तो वो यहाँ पर हमारे पास है J2 ऑफ एस स्क्वायर प्लस D2S प्लस K θ2, और फिर माइनस का साइन आ जाएगा। θ2 और θ3 के दरमियान जो कॉमन है इम्पिडेंसेस वो एक ही है, D कॉमन है, तो D2 आ जाएगा, D2S θ3 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। जो तीसरी इक्वेशन है इसमें सबसे पहले θ1 और θ3 के दरमियान जो चीज़ें कॉमन है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, माइनस θ2 और θ3 के दरमियान अगर कोई चीज़ कॉमन है तो θ2 और θ3 के दरमियान हमारे पास एक ही चीज़ कॉमन है, D2, तो माइनस D2S θ2 प्लस θ3 को जितनी भी इम्पिडेंसेस लग रही हैं वो सारी आ जाएंगी। तो θ3 को तीन इम्पिडेंसेस लग रही हैं, J3, D2 और D3। ये हमारे पास आ जाएगा J3 स्क्वायर प्लस D2 ऑफ S प्लस D3 ऑफ S इंटू θ3 इज इक्वल टू 0। इस पे भी कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लग रही, तो ये तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये 3 इक्वेशन जो है रोटेशनल की, ये यहाँ से देख के हमने रोटेशनल सिस्टम के लिए लिख ली हैं। सर इक्वेशन 2 दोबारा दिखा दें सर। इक्वेशन 2 के अंदर जो पहली एंट्री है वो हमारे पास क्या कर रही है, θ1 और θ3 के दरमियान अगर कोई, θ1 और θ2 के दरमियान अगर कोई चीज़ कॉमन है
तो वो सबसे पहले आ जाएगी, और वो के है वो लिख दी, प्लस थीटा 2 को जो इम्पिडेंसेस लग रही हैं वो J2, D2 और के 3 इम्पिडेंसेस लग रही हैं। उसके बाद माइनस थीटा 3 और थीटा 2 के दरमियान अगर कोई इम्पिडेंसेस आ रही है वो एक ही इम्पिडेंस है D2S, वो लिख दी, और इनपुट फोर्स कोई नहीं है तो इज इक्वल टू 0। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो माइनस प्लस के साइन है प्लीज दोबारा बताएंगे सर। जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन पहली मूवमेंट के लिए लिखी जाती है, तो पहली मूवमेंट के अलावा बाकी जितने भी थीटाज हैं उनके साथ माइनस का साइन आएगा। जैसे कि पहली इक्वेशन थीटा 1 के लिए लिखी जा रही है, थीटा 1 के साथ प्लस आएगा, थीटा 2 के साथ भी माइनस आएगा, थीटा 3 के साथ भी माइनस आएगा। जो दूसरी इक्वेशन है वो थीटा 2 के लिए लिखी जा रही है, पहली के साथ भी माइनस आएगा, तीसरी के साथ भी माइनस आएगा, थीटा 2 के साथ प्लस आएगा क्योंकि सेकंड इक्वेशन है और थीटा 2 के लिए लिखी जा रही है। तीसरी इक्वेशन जो है हमारे पास वो थीटा 3 के लिए लिखी जा रही है, तो थीटा 1 के साथ भी माइनस आएगा, थीटा 2 के साथ भी माइनस आएगा, लेकिन थीटा 3 के लिए जो कि इक्वेशन लिखी जा रही है इसके साथ प्लस ही आएगा। ये इसमें प्लस माइनस का बस फर्क है। ओके इसमें जे और डी का एक्सप्लेन करना चाहिए, क्या चीज़ है? आवाज नहीं आई आपकी सर जे डी से ये थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस समझ नहीं क्या है? जब ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रहे थे तो एक सिस्टम है जिसको हमने कहा ये इसका मैस है, इसका मैस है m। वो m क्या चीज थी? उसका मैथ था, उसका मैस था। तो ये जब हम रोटेशनल सिस्टम में आते हैं तो जो कोई चीज शाफ्ट के ऊपर रोटेट कर रही होती है उसका अपना मैस होता है कोई, ठीक है। तो रोटेशनल सिस्टम के अंदर वो जो मैस होता है वो उसको हम कहते हैं ये रोटेशनल मैस है, और रोटेशनल मैस जो है वो J से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिजिक्स के अंदर जो रोटेशनल मैस है वो J के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो J1 J2 J3 हैं ये बेसिकली वहाँ पर जो ट्रांसलेशनल इक्वेशन के अंदर जो मैसेज थे रोटेशनल के अंदर, ये आपके पास J1 J2 J3 जो ये रोटेशनल वाले बन गए। साथ में जो D1 D2 D3 हैं ये वहाँ पे जब हम ट्रांसलेशनल सिस्टम के अंदर कहते थे कि जी सिस्टम अपना सरफेस और मैस के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो F1 FV1 FV2 FV3 से हम मॉडल कर रहे थे। इसी तरीके से ये वाला जो है यहाँ पे जो रोटेशनल सिस्टम को जो अगर फ्रिक्शन ऑफर हो रही है उसको हम यहाँ से D से रिप्रेजेंट करते हैं, और K जो है वो सिंपल जो स्प्रिंग है रोटेशनल स्प्रिंग उसका कांस्टेंट है K। सर जी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में थीटा 2 लिखा है इस पे साथ J1 S के नहीं आना चाहिए था? थीटा 2 जो लिखा है हमने यस सर, फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने थीटा 2 लिखा है इसके साथ आप क्या कह रहे हैं, क्या नहीं आना चाहिए? सर जी J1 S स्क्वायर भी आना चाहिए था ना, दोनों कॉमन है K और J1 S स्क्वायर। इसके अंदर ना असल में ये इसलिए नहीं आए कि हमने जिस टाइम अगर आप याद करें पिछला जहां पर हमने मैथ्स की ट्रांसलेशनल सिस्टम्स की इक्वेशन लिखी थी ना, यहाँ पे जब हमारे पास तो किधर गया 3 वाला सिस्टम था, ये वाला जो सिस्टम था इसके अंदर जब हम M3 की इक्वेशन लिख रहे थे, जब हमने इसके अंदर M3 की इक्वेशन लिखी तो M3 की इक्वेशन में M1 और M2 क्यों नहीं आया यहाँ पे? यहाँ पे M3 के साथ M1 और M2 क्यों नहीं आया आपके ख्याल में? अगर आपको ये बात क्लियर है तो ये एग्जैक्टली आपका जवाब इसी के अंदर ही है कि अगर तो यहाँ पे हमारे इस सिस्टम के अंदर पहली इक्वेशन में थीटा 2 के साथ वो तमाम एंट्रीज आनी है जो थीटा 1 और थीटा 2 के दरमियान कॉमन है। तो थीटा 1 और थीटा 2 के दरमियान सिर्फ K इसलिए कॉमन है कि J1 और J2 तो खुद रोटेट कर रहा है, जिस तरह वहां पे मैस मूव करता था, जब मैस मूव करता था तो x ऑफ t डिस्प्लेसमेंट होती थी। यहाँ पे जब ये J रोटेट करेगा तो थीटा ऑफ t एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। ये J बेसिकली एक रिजिड रोटेशनल मैस है, इसके दरमियान
हाँ जी, इसके दरमियान की जो चीज़ें होंगी वो सारी इसके अंदर आएंगी, ये खुद नहीं उसके अंदर आएगा।